आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने किया रामलला के दर्शन। नई आबकारी नीतियों और जीएसटी पर की चर्चा। खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश की आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने पहले रामलला का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शन के बाद वे अयोध्या के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य सरकार की नई आबकारी नीतियों और घटे हुए जीएसटी पर विस्तार से चर्चा की। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार विकास की दिशा में अग्रसर है। आबकारी विभाग द्वारा हाल ही में लागू की गई नीतियों से आम जनता के साथ साथ व्यापारियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी में कमी से व्यापार जगत को नई ऊर्जा मिलेगी और उपभोक्ताओं पर भी आर्थिक बोझ कम होगा। प्रेस वार्ता के दौरान नितिन अग्रवाल ने यह भी घोषणा की, आगामी 16 अक्टूबर को लखनऊ में एक भव्य बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में व्यापारियों के सुझावों पर चर्चा कर सरकार नई दिशा तय करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि व्यापारी, किसान और आम नागरिक बिना किसी कठिनाई के लाभान्वित हों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच है कि उत्तर प्रदेश व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बने। इस मौके पर उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय सिंह बिन्नू भी मौजूद रहे। उन्होंने भी सरकार की योजनाओं और नीतियों का समर्थन करते हुए कहा कि इससे व्यापार जगत को मजबूती मिलेगी। चाहते थे कि मैं कार्यक्रम में आऊं और उनके कार्यक्रम में आया हूं। मुझे अच्छा अयोध्या आने का भी अवसर मिला है, तो मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि बार बार मुझे अयोध्या आने का अवसर मिल रहा है। अभी मैं 3-4 दिन पहले भी अयोध्या में ही था। आज सामाजिक कार्यक्रम है, सामाजिक चीज़ों पे बातचीत होनी है और सबसे मुलाकात होगी। एक तो ये विषय था। दूसरा, क्योंकि नवंबर में मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी महाकुंभ भी कर रहा हूँ। प्रदेश के 75 जनपदों से व्यापारी बंधुओं को आमंत्रित किया है। और पहली चीज़ तो जो प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी की दरों में भारी कटौती करी है, पूरे प्रदेश के व्यापारी इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी देंगे उस कार्यक्रम के माध्यम से। और दूसरा, व्यापारी समाज की राजनीतिक भागीदारी क्या होनी चाहिए, उस पर भी उस सम्मेलन में चर्चा होगी। तो मैं यहाँ पे अयोध्या मंडल के सभी साथियों से भी मिलने आया था और तैयारी की समीक्षा भी करने आया था। ये अगर बात की जाए तो बिहार का चुनाव होना है, तो क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में चुनाव की घोषणा अभी कुछ ही दिन में होने जा रही है। लगता है अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो जाए। आज पार्टी ने माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को चुनाव प्रभारी भी घोषित किया है और उनके साथ साथ हमारे केंद्र के वरिष्ठ मंत्री CR पाटिल जी और हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव जी वो सह प्रभारी घोषित हुए हैं। निश्चित तौर पे बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और जो समीकरण है या जो माहौल हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जितना भी हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार का लगता है, तो हम लोग को भी जाने का अवसर मिलता है, हम लोग भी देखते हैं। देखिए, वहाँ पे बिहार में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, लालू जी के राज को अभी भी बिहार के लोग नहीं भूले हैं। और जब उनकी सरकार 20 वर्ष बिहार में रही, जिस तरीके का गुंडा राज, जो अराजकता उनकी सरकार में बिहार के लोगों ने देखी, अपहरण, लूट, डकैती, हत्या, ये इसका बोलबाला था। और उस राज को समाप्त कर जब हुआ तो एनडीए वहाँ पे नीतीश कुमार जी की सरकार आई थी उस वक्त। उसके बाद जो सिलसिला विकास का शुरू हुआ बिहार में, और आज एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में वहाँ सरकार चल रही है एनडीए की। लोग जब कंपेयर करते हैं लालू जी की सरकार वर्सेस एनडीए की सरकार, तो निश्चित तौर पे एनडीए की सरकार का पलड़ा भारी हो दिखता है। और मैं ये आप लोगों को बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ और विश्वास से मैं कह सकता हूँ कि बिहार में एक बार फिर से वहाँ की जनता एनडीए की सरकार को बहुमत से एक बार फिर से मौका बिहार में देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की जेडीयू की सरकार वहाँ पे एक बार फिर से बनने जा रही है। अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को जो है आजम से मिलने जा रहे हैं, क्या इस पर फर्क पड़ेगा कोई?
ठीक है, उनकी पार्टी के नेता हैं, उनकी मर्जी है, वो मिलने जा रहे हैं, मिलने जाएंगे। भाई उनकी पार्टी के सदस्य भी हैं वो, आजम खान साहब। लेकिन खबर थे उसमें ना आजम खान बीच में उनका बयान आया था कि अब वो तो आजम ही खान बता पाएंगे कि वो खफा है कि नहीं है, तो हम नहीं बता पाएंगे। विनय कटियार ने एक बयान दिया है अयोध्या से कि मुस्लिम भाइयों को यहाँ भगा देना चाहिए। जी, किसको भगा देना चाहिए? मुस्लिम भाइयों को कहाँ से भगा देना चाहिए? फायर ब्रांड नेता विनय कटियार ने कहा है कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो ऐसे में मुस्लिमों को रहने कोई हक नहीं है और वो या तो बस्ती चले जाएं या उस पार चले जाएं। इसमें क्या राय आपकी? नहीं, देखिए, मेरी इन ऐसे बयानों पे मेरी कोई राय नहीं होती है, तो ना मैं ऐसे बयानों पे कोई राय रखना राहुल गांधी जो है वो चोरी का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लोकतंत्र में ऐसे भी नेता अभी अब सब कांग्रेस पार्टी के हैं, या मैं कहूँगा इंडिया गठबंधन के नेता हैं, जो किसी भी संवैधानिक संस्था पे अब विश्वास नहीं रखते हैं। उनका आप बयान आप देखिए, कोर्ट की अगर कोई ऐसी कोई रूलिंग आती है उस पे वो अपना बयान देते हैं, उनको कहते हैं कि ये निष्पक्ष नहीं है। न्यायपालिका पे उनका बयान आता है, कार्यपालिका पे उनका बयान आता रहता है, मीडिया पे वो बयान देते रहते हैं, आज चुनाव आयोग पे वो बयान दे रहे हैं। देश की ऐसी कोई संवैधानिक संस्था नहीं बची है जिस पे वो आरोप प्रत्यारोप न लगाया हो उन्होंने, या उस पर अविश्वास न किया हो। अगर वो देश के संविधान पे ही उन्होंने आरोप लगा दिया, देश की संवैधानिक संस्थाओं पे ही आरोप लगा दिया, तो फिर वो देश में क्यों हैं? उन्हें अपना ये देश छोड़ के इटली चले जाना चाहिए। जब उन्हें इटली के अगर संविधान पे भरोसा है और देश के संविधान पे भरोसा नहीं, तो उन्हें इटली चले जाना चाहिए। उनको देश में रहने कोई अधिकार नहीं। जिसके साथ की जाए तो इसमें जीएसटी को लेकर जैसे अभी जीएसटी के बारे में आपने बताया कि जीएसटी लागू होने से कहीं हो रहा है, तो अभी विपक्ष लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये जीएसटी का जो वो था रिफॉर्म था वो 7 साल बाद क्यों आया? अब उस वक्त कह रहे थे जीएसटी आई क्यों, अब कह रहे 7 साल बाद रिफॉर्म क्यों आया? ये क्या, ये विपक्ष क्या करना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? 2017 की बात की जाएगी जब ये उनका कहना है कि जनता दुकानें बंद हो जाने के बाद, शराब की दुकानें बंद हो जाने के बाद 10 बजे के बाद तमाम लोग शराब की जो दुकानें होती है देखिए, मैंने अगल बगल जो है मेरी बात झोले में लोग शराब बेच रहे हैं। टाइम है, जो मैंने एक चीज अधिकारियों के संरक्षण, अरे मेरी बात भी तो सुन लीजिए भाई। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था जी, हमारे विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं जी, अगर कोई शिकायत है तो प्रमाण के साथ हमें दीजिए, मैं उसमें सस्पेंड भी करूँगा जो अधिकारी उसमें दोषी होंगे, और उसमें कार्रवाई भी होगी। पहली बात, सभी दुकानों पे सीसीटीवी कैमरे होते हैं, ऐसी कोई दुकान नहीं जिसपे सीसीटीवी कैमरे ना हो। अगर कोई अनुज्ञापी जो शासन का आदेश है कि सुबह 10 बजे से शाम को 10 बजे तक का जो टाइम है उसके अलावा खोलता है, वो सीसीटीवी कैमरे पे आ जाएगा। आपके पास कोई फुटेज हो कि 10 बजे के बाद कोई अनुज्ञापी ने ऐसा अपना मदिरा का वो बेचा है, आप मुझे वो फुटेज की कॉपी दीजिए। उस सेक्टर का इंस्पेक्टर भी सस्पेंड होगा और यहाँ के डीओ पे भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ये मैं आपको आज भी कल उस वक्त भी आश्वस्त किया था, आज भी आश्वस्त। सर, अगर बात की जाए तो नई आबकारी नीति से प्रदेश के राजस्व में आय में कितने इजाफा हुआ है? देखिए, अभी तो नीति जो आई है वो चल रही है, क्योंकि राजस्व जो हमने देखा है अप्रैल से नई नीति लागू हुई है और अप्रैल से लेके अब सितंबर चल रहा है, छठा महीना चल रहा है। लेकिन इन 6 महीनों में मैं देखूं, अगर मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने और इस फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने कोई अगर मैं कंपेयर करूं, तो हमें करीब 10 से 12% की वृद्धि हुई है। और मेरा अनुमान है कि जब तक ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, मार्च तक जब खत्म होगा, मेरा अनुमान है पिछले साल की तुलना में अब 14 से 15% की वृद्धि हमें आएगी। तो हमारा टारगेट है कि हमने पिछला साल जो क्लोज किया था तो वो 52,573 करोड़ पे क्लोज किया था। मेरा टारगेट है कि इस साल जब हम क्लोज करें तो वो 60,000 करोड़ के करीब हो, 60,000 करोड़ प्लस हो, मिनिमम 60,000 करोड़ हो। 60,000 करोड़ के ऊपर हम कितना जा सकते हैं, इसका हम प्रयास करेंगे। अगर बात की जाए नागरिकों को जो शराब की बिक्री रोकने के लिए सख्ती से क्या, देखिए, एक अधिनियम बिल्कुल स्पष्ट है, 21 साल से नीचे ना शराब को परोसा जा सकता है और ना वो शराब के व्यापार में हम शामिल हो सकते हैं। ये एक हमारे एक्ट में नियम है और इसका हम लोग पूरा सख्ती से पालन करते हैं। अच्छा, ये बताइए मंत्री जी, जिस तरीके से लद्दाख में
जो प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या एनडीए को जो है उकसाने का प्रयास हो रहा है? नहीं, उसमें देखिए लद्दाख में जो हो रहा है मुझे भी अखबार से ही पता लगा है, तो उसमें वहाँ पे पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा चुका है। अभी क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को पूरा अभी कंट्रोल में है। वहाँ पे सारी जो पुलिस की आपके वो फोर्सेस हैं उन्होंने सिचुएशन को अभी कंट्रोल कर लिया है। अब वहाँ पे क्या स्थिति अभी मैं इसकी पूरी जानकारी तो अभी आपको नहीं दे सकता है। अब बात की जाए तो नई नीति से छोटे व्यापारियों को एमएसपी सेंटर को राहत मिलेगी अगर देखा जाए तो। जीएसटी के नहीं, देखिए निश्चित तौर पर जब जीएसटी की नई दरें जो लागू हुई है, 2 स्लैब पूरी तरीके से खत्म किए हैं। 12% का स्लैब खत्म किया, 28% का स्लैब खत्म किया है। अब केवल 2 स्लैब रह गए हैं, 15% का स्लैब रह गया और 18% का स्लैब रह गया। तो आप देखिए अलग अलग सेक्टर्स देखिए आप। कृषि सेक्टर है एक बड़ा सेक्टर जो किसानों से जुड़ा हुआ सेक्टर है, शिक्षा का सेक्टर है, स्वास्थ्य का सेक्टर है, ये बिल्कुल जो मेन जो आम जनता से जुड़े हुए सेक्टर हैं। कृषि सेक्टर में लगभग सारे स्लैब्स को 18% से कम करके 5% कर दिया गया है। शिक्षा के सेक्टर में जहाँ पे कॉपी पेंसिल किताबें रबड़ ये सब है, इसमें जीएसटी को नील कर दिया गया है। ऐसे ही स्वास्थ्य का सेक्टर है उसमें भी करीब 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। तो जब इन सब में जीएसटी की दरों को घटाया गया है तो सामान सस्ता भी हुआ है। वो ग्राहक को सीधे फ़ायदा पहुंचेगा जो आम ग्राहक है जो वो लेने जा रहा है। दूसरा, जब ये सामान सस्ते हुए हैं तो इनका जो व्यापारी है उसको इसलिए भी फ़ायदा होगा कि कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, प्राइस कंट्रोल रहेगा, उनकी सेल भी बढ़ेगी, ग्राहक को भी उसका फ़ायदा होगा, प्लस इसका जब प्रोडक्शन भी बढ़ेगा तो उससे इकॉनमी भी बढ़ेगी, जीडीपी भी बढ़ेगी हमारी। और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, देखिए ये विशेष सर्कल है। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका रोज़गार भी बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा आपकी जीडीपी और मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी। तो एक जो मेक इन इंडिया है ये आपका आत्मनिर्भर भारत है, इसको भी बल मिलेगा, व्यापारी का व्यापार भी बढ़ेगा, आम ग्राहक को सामान सस्ता भी मिलेगा, सभी प्रकार के लोगों को फायदा होगा। जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या स्तर पर अभियान चलाया जाएगा? देखिए सभी जनप्रतिनिधि मार्केट्स में जाके, बाजारों में जाके जीएसटी की दरों का एक तो पहली बार सबको बता रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हमारी सरकार और हमारी पार्टी के प्रतिनिधि इसका प्रचार कर रहे हैं। और लगभग सभी, चाहे एमएलए हमारे माननीय विधायक हो, माननीय सांसद हो, हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री हों या पार्टी के कार्यकर्ता हों, सभी लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं।